Hello everyone, I am CA Rahul Agarwal. I welcome you all to my YouTube channel Step Ahead Classes. हम लोगों ने लास्ट क्लास में फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप को रिवाइज किया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को MCQs डिस्कस करवा रहा हूँ इस चैप्टर से। ये जो मैंने MCQs लिए ये केंद्रीय विद्यालय स्कूल में जो स्टडी मटेरियल मिला है उन लोगों को, जो क्वेश्चन बैंक मिला है, ये मैंने उसमें से उठाए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी ज़्यादा वैरायटी हो पाए उतनी हम लोग क्लास भी छोटी रखें और उसमें डिस्कस कर लें, ठीक है। जो नॉर्मल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो सबके प्री बोर्ड में मैं देख रहा हूँ कि आ ही रहे हैं, वो वाले क्वेश्चंस मैं जनरली स्किप करूँगा। मैं ऐसे क्वेश्चंस करूँगा जो थोड़े थ्योरेटिकल हैं, जो हम लोग जनरली छोड़ देते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। शुरू करते हैं। आप लोग प्लीज़ बस एक काम कर दीजिएगा, अगर आपको ये समझ में आए वीडियो तो उसके बाद लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, रेंट टू अ पार्टनर इज शोन इन, कहाँ दिखाया जाता है? ये क्वेश्चंस आप लोगों को स्क्रीन पे दिखेंगे। डेबिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ P&L या क्रेडिट साइड ऑफ P&L। बात कर रहा है रेंट टू पार्टनर की। मैंने आप लोगों को जब क्लास की रिवीजन करवाई थी फंडामेंटल्स की, तब भी बताया था कि रेंट टू पार्टनर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये हमें पार्टनर को देना ही देना है, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। इस वजह से हम रेंट टू पार्टनर को P&L एप्रोप्रिएशन का नाम मानकर कहाँ का मानते हैं? P&L का। और खर्चे सारे क्या होते हैं? डेबिट। तो इस वजह से ये P&L के डेबिट में आएगा। तो क्वेश्चन 2 का हो गया आंसर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। अगर क्वेश्चन नंबर नहीं भी दिखाई दे रहा मतलब जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया उसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी शोन इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड आप लोग याद करो, जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है तो दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ दो चीजें जाती है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और कैपिटल विड्रॉन, ये दोनों चीजें जाती है। अब कैपिटल विड्रॉ करी तो या तो वो दे रखा हो या कैपिटल इंट्रोड्यूस, इसके अलावा अगर कुछ दे रखा है तो वो नहीं जाएगा। अब जैसे पहला बोला ड्रॉइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स फ्रॉम कैपिटल। ड्रॉइंग्स फ्रॉम कैपिटल का मतलब क्या हुआ? कैपिटल विड्रॉ करना, या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका क्या होगा आंसर? बी पॉइंट होगा, ड्रॉइंग्स फ्रॉम कैपिटल। जो कैपिटल विड्रॉ करी वो आती है कैपिटल अकाउंट में अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। समझ में आ गया? सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी क्रेडिटेड टू। ये मैंने तब भी डिस्कस किया था रिवीजन में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जब पार्टनर का लोन, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट फर्म को देना है, वो हम पार्टनर्स लोन में लेके जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में या करंट में नहीं लेके जाते। या तो क्वेश्चन कह दे कि हमने पेमेंट कर दी इंटरेस्ट की तो इंटरेस्ट डेबिट टू कैश या बैंक कर देंगे, अदरवाइज हम उसको कहाँ लेके जाते हैं? टू पार्टनर्स लोन में। कैपिटल करंट में तो तब ट्रांसफर करेंगे जब क्वेश्चन कहेगा कि हमने उसके पैसे को ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स कैपिटल या करंट में, अदरवाइज हम लोग उसको नहीं लेकर जाते, हम उसको पार्टनर्स लोन में ही लिखते हैं। और पार्टनर्स लोन में लिखने का मतलब पता है क्या हो रहा है? लोन की वैल्यू बढ़ रही है उसकी। भाई या तो इंटरेस्ट पे कर दो, नहीं पे किया तो लोन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। वैसे पार्टनर्स लोन का जो इंटरेस्ट है उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल या करंट में जनरली क्यों नहीं लेके जाते, आपको ये पता है? एक्चुअली क्या है कि पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से जब भी पेमेंट्स की बारी आती है तो सबसे पहले उनके हिसाब से आउटसाइडर्स की पेमेंट करनी होती है, फिर पार्टनर के लोन की, फिर पार्टनर के कैपिटल की। ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल डिसोल्यूशन, वो तो आपके सेकंड सेमेस्टर में आएगा, तब हम समझेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब फर्म डिसॉल्व हो जाएगी तो डिसॉल्व होते वक्त जो पैसा पड़ा होगा, अगर पैसे डेफिशिएंट रह गया, कम रह गया,
तो ऐसा नहीं है कि पार्टनर्स अपने में बांट लेंगे और बाकी वालों को कह देंगे पैसा है ही नहीं हमारे पास, ऐसा नहीं। सीक्वेंस बताई गई है ये पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली। सबसे पहले किसको पे करना है? आउटसाइडर्स को, उसके बाद पार्टनर का लोन, फिर पार्टनर की कैपिटल। अब आप खुद सोचो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कौन पार्टनर चाहेगा कि कैपिटल में ट्रांसफर कर दो? सब कहेंगे मेरे लोन में ही ट्रांसफर करो, कम से कम मैं ऑलरेडी सेकंड लाइन में हूं, थर्ड में क्यों आऊं? आई बात समझ में? किस वजह से होता है ये? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, फॉलोइंग आर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट। ये कह रहा है कोई भी पार्टनरशिप फर्म के एक बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं जिसके बिना पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकती, वो कौन से हैं? एटलीस्ट 2 पर्सन्स, बिल्कुल सही बात है, 2 पर्सन्स तो होने ही चाहिए। देर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, एग्रीमेंट भी होना ही चाहिए, वो बात और है कि चाहे ओरल हो चाहे रिटर्न हो, बट होना चाहिए। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये कोई कंपल्शन थोड़ी ना है कि इक्वल शेयर होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कुछ भी रख सकते हैं, पार्टनर्स की मर्जी है, तो ये गलत है। इसका मतलब आंसर इसका क्या होगा? सी। डी भी पढ़ लेते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी, बिल्कुल किसी लॉफुल बिजनेस के लिए ही पार्टनरशिप में हम एंटर हो सकते हैं। वो तो कोई भी बिजनेस हम करेंगे तो वो लीगल होना चाहिए। समझ में आ गया आप लोगों को? सिंपल था ये भी। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर के राइट्स, राइट्स मतलब पार्टनर के ये हक हैं, तो कौन सा इनमें से ऐसा है जो पार्टनर का हक नहीं है? हक मतलब कि उसको मिलेगा ही मिलेगा, वो क्लेम कर सकता है वो हक। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म, बिल्कुल अब ओनर है वो, अपनी बुक्स तो देख ही सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। राइट टू टेक पार्ट इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी गलती से लिखा होगा यहाँ, फर्म है मतलब। राइट टू टेक पार्ट इन द अफेयर्स ऑफ फर्म मतलब फर्म के अफेयर्स में, बिजनेस में वो पार्टिसिपेट करे, बिल्कुल सारे डिसीजन मेकिंग में उसका एक टेक होगा ही। राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द फर्म, बिल्कुल प्रॉफिट और लॉसेज में उसका शेयर करने का एक राइट है ही। राइट टू रिसीव सैलरी एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ये कोई राइट थोड़ी ना हुआ कि उसको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। सैलरी तो एम्प्लॉयज़ को मिलती है, सैलरी अगर पार्टनर को चाहिए तो वो डीड में लिख दी जाती है, वो भी सिर्फ एक्टिव पार्टनर्स के लिए। ये कोई राइट कैसे हो सकता है किसी पार्टनर का? ठीक है, तो डीड में लिखी होगी तब मिलेगी, अदरवाइज ये चीज़ नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आप लोग एक चीज़ देखो, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है एजेंट। ए बी सी अगर 3 पार्टनर, आपको प्रिंसिपल और एजेंट पता है ना? एजेंट मतलब क्या हुआ, जैसे कोई अगर किसी के बिहाफ पर काम कर रहा है, अगर कोई किसी के बिहाफ पर काम कर रहा है, जैसे एक पर्सन ने दूसरे को पावर्स दे दी कि तुम मेरे बिहाफ पर काम कर सकते हो, तो जब तक वो उस कैपेसिटी में काम करता है तब तक जितने भी वो कॉन्ट्रैक्ट्स में साइन करेगा एजेंट, तो प्रिंसिपल बाइंडिंग, प्रिंसिपल को वो बाइंड कर देगा क्योंकि उसके कहने पे कर रहा है वो। समझ में आया? एजेंट को क्या किया जाता है? एजेंट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा दिल्ली में एक ऑफिस है, हमने अपना एक एजेंट रख दिया लुधियाना में और कहा कि तुम मेरे नाम से बिजनेस करो, तो अगर कुछ ऊंच नीच होती है और वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में ही काम कर रहा है तो वो जिम्मेदार नहीं होगा, मैं जिम्मेदार हूँगा क्योंकि वो मेरा एजेंट है। ठीक है, वो अपनी कैपेसिटी में काम नहीं कर रहा, हमारी कैपेसिटी में काम कर रहा है। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, हर पार्टनर का जो फर्म से रिलेशन होता है वो प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट का होता है। इवन मतलब विद इन पार्टनर्स भी हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। कैसे? ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, सी अगर कहीं जाकर कोई काम करके आता है या किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और कोई दिक्कत हो जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट में, कोई वॉयलेट कर देते हैं हम उस कॉन्ट्रैक्ट को, तो जो सामने वाली पार्टी होगी वो पूरी फर्म पर केस कर सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि सी ने अपनी कैपेसिटी में किया, नहीं, सी उस टाइम एजेंट था और प्रिंसिपल्स वो लोग थे, वो उनके बिहाफ पे ही काम कर रहा था फर्म के और बाकी पार्टनर्स के।
तो सी अगर उस टाइम एजेंट है, अगर बी जाएगा कहीं तो बी एजेंट हो जाएगा, बाकी प्रिंसिपल हो जाएंगे। समझ में आया ये चीज़? तो यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ एन ओनर, एन एजेंट, एन ओनर एंड एजेंट बोथ, अ मैनेजर। तो इसका आंसर होगा सी, एन ओनर एंड एजेंट बोथ। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा क्लास स्टार्टिंग में कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में जो क्वेश्चन बैंक मिला उसमें है, और उसमें उन्होंने कोशिश करी है कि हर तरीके का क्वेश्चन कवर हो। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं हम जो जनरली अवॉइड कर देते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इन क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाना। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अब ये देखिए, पिक द ऑड वन आउट। इसमें से ऑड वन आउट को पिक करना है। ऑड वन आउट का मतलब हुआ कि बाकी तो एक ही तरीके से चल रहे हैं, इनमें से कोई एक ऐसा है जो लीक से कुछ हटकर है, जैसे जिसका कोई नेचर थोड़ा अलग है। रेंट टू पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। हो सकता है इसमें कुछ स्टूडेंट्स को ये लगे कि इसका आंसर होना चाहिए मैनेजर्स कमीशन, क्योंकि मैनेजर कमीशन ही सिर्फ ऐसी है जो मैनेजर को मिल रही है, बाकी तीनों पार्टनर्स को मिल रहे हैं। बट ये आंसर गलत है। मैनेजर कमीशन ऑड वन नहीं है। ऑड इसमें से क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के अलावा जितनी भी चीज़ें दे रखी है इसमें, वो तीनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। वो देनी ही देनी है, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। बट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एक ऐसी चीज़ है जो यूज ऑफ प्रॉफिट है, जो P&L एप्रोप्रिएशन में आती है। ये बाकी तीनों चीज़ें P&L अकाउंट में आती है। समझ में आया आप लोगों को? ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। नेक्स्ट है, कैन अ पार्टनर बी एग्जेम्प्टेड टू शेयर द लॉसेज ऑफ द फर्म? यस, पार्टनर को इस चीज़ की छूट मिल सकती है कि वो लॉस शेयर ना करे। मैंने तो जब डेफिनेशन बताई थी पार्टनरशिप की रिवीजन वाली क्लास में, तभी कह दिया था पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स लिखा है वहां, लॉसेज नहीं लिखा हुआ। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं कुछ जो थोड़े से अलग हों। एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिकल देखते हैं आप। If a partner withdraws an equal amount in the beginning of each month for a period of 10 months, what will be the average period for calculation of interest on drawings? यहाँ कहता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की बिगिनिंग में कर रहा है, लेकिन सिर्फ 10 महीने करता है आखिरी के। अगर सिर्फ 10 महीने के लिए करता है तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैलेंडर ईयर है तो आखिरी के 10 महीने मतलब मार्च से लेकर दिसंबर कर रहा है। पीरियड का फॉर्मूला क्या था, याद है आप लोगों को? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स लेफ्ट है? 1 मार्च से चेक करो, पूरे 10 महीने, प्लस 1 दिसंबर से 1, 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 5.5। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5.5। डी पार्ट में दे रखा है इसका आंसर। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, और देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए एंड बी आर पार्टनर्स, बी ड्रॉज अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। बी जो ड्राइंग्स करता है एक फिक्स्ड अमाउंट की ड्राइंग करता है हर महीने के एंड में, एंड ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट कितना है? 15% पर एनम। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग्स अमाउंटेड टू ₹8250। फिर उन्होंने अमाउंट को खुद निकाल कर भी दे दिया, 8250 है। ड्राइंग्स ऑफ बी वर, आपको बी की ड्राइंग्स बतानी है कि कितनी रही होगी। आप लोग याद करो, एन्युटी मेथड के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला था क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का क्या फॉर्मूला था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलती है टोटल ड्राइंग्स इंटू R/100 इंटू पीरियड बाय 12। टोटल ड्राइंग्स इंटू R/100 इंटू पीरियड बाय 12। अब आप इसमें पुट कर लो कौन कौन सी चीजें आप लोगों को दे रखी है।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, तो ये तो आपको मिल गया 15% है। और आगे क्या लिखा है, एट द एंड ऑफ द ईयर बीस ड्राइंग्स, बी की ड्राइंग्स भी गिवन है 8250, टोटल ड्राइंग्स आपको निकालनी ही है, पीरियड। ये कहता है एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने का एंड, तो 31 जनवरी के बाद कितने मंथ्स लेफ्ट, 11, 31 दिसंबर के बाद कितने लेफ्ट, 0, 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 5.5 हो गया ना, या फिर 11/2 ही लिख लो, कैलकुलेशन में इजी रहेगा। 11/2 इंटू 12 तो 24, 8250 मल्टीप्लाई बाई, ये दोनों इधर आ जाएंगे, 100 अपॉन इंटू 24, 15 इंटू 11, टोटल ड्राइंग्स ये निकल कर आ गई 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये टोटल ड्राइंग्स है। गलती से इसमें 12,000 मत टिक कर आना जल्दबाजी में, ये तो पूरे साल की है, डिवाइडेड बाय 12 तो 10,000 रुपये पर मंथ ड्राइंग्स हो गई। 10,000 रुपये हर महीने की ड्राइंग्स हो जाएगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन देखते हैं। बाकी तो नॉर्मल वाले हैं कि 6% रेट होता है, ये सब तो आप कई बार कर चुके हैं। एक इस क्वेश्चन में 3 टर्म्स आ रही है, डोरमेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर और एक्टिव पार्टनर। ये कौन होते हैं? देखिए, डोरमेंट पार्टनर होता है स्लीपिंग पार्टनर, जो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, पैसा लगाता है। नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? नॉमिनल वो होता है जो पार्टनर है ही नहीं, सिर्फ उसने अपना नाम दे दिया जिससे कि फर्म की एक ब्रांड वैल्यू बढ़ जाए। हम लोगों ने उसको रिक्वेस्ट करी कि आपका नाम जुड़ेगा, यही काफ़ी हमारे लिए, तो उसने बस नाम दे दिया बिजनेस को, वो होता है नॉमिनल पार्टनर, ठीक है। अब एक बार मैच करके देखते हैं। वन हु टेक्स पार्ट इन बिजनेस एक्टिविटीज ही विल बी कॉल्ड एक्टिव पार्टनर। वन हु डज नॉट टेक पार्ट इन बिजनेस एक्टिविटीज, डोरमेंट पार्टनर। One who lends his name to partnership firm but actually is not a partner of the firm, he is nominal partner। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं, एजर्शन रीजनिंग बेस्ड, ठीक है। ये भी हमारे सैंपल पेपर के अकॉर्डिंगली आ सकते हैं। देखिए, एजर्शन क्या है? पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पार्टनर में ऑल्सो बी यूज टू पे ऑफ फर्म्स। अच्छा, एक चीज़ ध्यान आई मुझे, आप लोगों को ये पता होगा कि जैसे पार्टनरशिप में कोई भी पर्सन जुड़ सकता है, कोई भी बंदा पार्टनर बन सकता है, एक्सेप्ट कौन कौन नहीं बन सकता, ये भी कभी एमसीक्यू बन जाए। माइनर नहीं बन सकता, कोई पर्सन अगर अनसाउंड माइंड का है वो नहीं बन सकता, या फिर किसी को बैन कर रखा है, जैसे कहते हैं ना ब्लैक लिस्ट कर दिया, कुछ उसने ऐसा कांड किया होगा जिसकी वजह से उसको मना कर दिया गया कि आप ये सब चीज़ें में बिजनेस नहीं कर सकते आप। तो या तो वो हो अनसाउंड माइंड का हो या माइनर हो, इन तीनों को अलाउड नहीं है पार्टनरशिप में एंटर करना, बाकी सब कर सकते हैं। ये भी बन सकता है एमसीक्यू। तो एजर्शन क्या है? पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ अ पार्टनर में ऑल्सो बी यूज टू पे ऑफ द फर्म्स डेट्स। फर्म के डेट्स को, लाइबिलिटीज को पे करने के लिए पार्टनर के पर्सनल एसेट्स को भी दांव पर लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है, ठीक है। पार्टनर के पर्सनल एसेट्स भी बिक जाएंगे, बर्तन तक बिक जाएंगे अगर फर्म की लाइबिलिटी पे करने में फर्म के पास उतना पैसा नहीं हुआ तो। क्यों? आपने 11th में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा भी होगा, पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। रीजन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? रीजन लिखा है इसमें, ऑल पार्टनर्स हैव लिमिटेड लाइबिलिटी इन द फर्म। ये तो बिल्कुल गलत है रीजन, तो आंसर क्या होगा? सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। समझ में आ गया इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप फर्म इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर 2 or more persons carry on business activity on the basis of agreement among them। क्या कहता है? पार्टनरशिप फर्म जो है एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं एग्रीमेंट करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रीज़न क्या है इसका? द प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम द पार्टनरशिप बिजनेस इज शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन द एग्रीड रेशियो। बात तो ये भी ठीक है कि एग्रीड रेशियो में ये प्रॉफिट को शेयर करते हैं, लेकिन पहले वाली बात का दूसरी वाली बात का रीज़न कैसे हो सकता है?
मतलब वो कह रहा है 2 और 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, वो कहता है प्रॉफिट को शेयर करते हैं एग्रीड रेशियो में। ये तो 2 अलग अलग बात हुई। स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है, लेकिन दोनों का आपस में तो कोई लिंक ही नहीं है। इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? बी पार्ट। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज 50। बताया था मैंने रिवीजन कराते वक्त। कहाँ लिखा है ये? कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 में लिखा है। मैक्सिमम रीजन क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज प्रिस्क्राइब्ड इन कंपनीज एक्ट 2013। नहीं, एक्चुअली पता है कंपनीज एक्ट 2013 में तो 100 लिखा था, उसके बाद रूल्स बनते हैं, एक्ट के बाद बनते हैं रूल्स। एक्ट में कई चीज़ें छोड़ दी जाती है, जैसे ये लिख दिया जाता है एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, कि जो प्रिस्क्राइब करेगी बाद में गवर्नमेंट वो सब जुड़ता जाएगा, तो वो सब रूल्स में डाल देते हैं। तो रूल्स में बाद में आया कि नहीं पार्टनर्स 50 होंगे मैक्सिमम। समझ में आया? तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो गलत ही हो गई बिल्कुल। तो सी पार्ट होगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इतना समझ में आया आप लोगों को? तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस की आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश करी, जिससे कि हम लोग एक बार गो थ्रू कर पाए पूरे चैप्टर को। या तो आप रिवीजन वाली क्लास भी देख लोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, उससे आप लोगों को पूरे चैप्टर का फिर आइडिया लग जाएगा। और यही क्वेश्चन है जो घूम फिर कर आएंगे। हमने सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए थे उस क्लास में, ठीक है। बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।